दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है और मैं हूं टीसी यानी कि तापस चैटर्जी और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो टॉपिक के नाम से ही आपको लग रहा है कि अरे भाई इसमें तो चार्ज को मूव करना पड़ेगा। मतलब चार्ज अगर स्टैटिक है, चार्ज अगर स्टेशनरी है, चार्ज अगर रेस्ट में है, मतलब चार्ज अगर रुका हुआ है तो फिर इस चैप्टर का कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है, राइट। तो चलिए पहले समझते हैं थोड़ी बारीकी को। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज है Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग पढ़ चुके होंगे और हम लोग चार्ज को Q लेटर से डिनोट करते हैं। तो जो चार्ज है वो है Q, ठीक है। और ये रेस्ट में है, एट रेस्ट, ये चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। अब यहां हम लोग एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं और इस वायर के थ्रू करंट पास हो रहा है I। तो इस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ये चार्ज रेस्ट में है, कोई हिलडुल नहीं कर रहा है, मतलब चार्ज में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ए करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है बच्चों वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, इज न्यूट्रल। अब सवाल ये है कि न्यूट्रल कैसे हो गया, क्या बात कर रहे हैं सर, न्यूट्रल कैसे हो गया, करंट फ्लो कर रहा है। आप इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन को आप देखिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां घुस रहे होंगे उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा होगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट जाता है, चलिए ठीक है, बट किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकल भी जा रहे होंगे। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल है, ऑन द होल पूरा कंडक्टर भी न्यूट्रल है। तो आज एक फैक्ट आप लोगों ने सीखा कि करेंट कैरिंग कंडक्टर, ए करेंट कैरिंग वायर इज न्यूट्रल। किसी भी वायर या कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो न्यूट्रल होता है। तो अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, बट ये वायर तो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो इस पर फोर्स लगता, बट क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, नहीं है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं या क्लास 8 में भी हम लोग पढ़े हुए रहते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर, हेनरी ऑरस्टेड को याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ऑब्वियसली बन रहा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा, लग सकता है बट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्टैटिक चार्ज है, वो चार्ज रेस्ट पे है। तो अभी इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है बच्चों तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट, कांट एक्सर्ट एनी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। क्या किसी स्टैटिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट में है बच्चों और उस पर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स आप आंख बंद करके बोलिए कि वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, वो फोर्स कभी मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं होगा। मतलब a force if exerted, अगर कोई फोर्स लग रहा है
ऑन अ स्टैटिक चार्ज, किसी स्टैटिक चार्ज पर, ठीक है, किसी स्टैटिक चार्ज पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, देन दैट फोर्स इज ड्यू टू क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। बट ये जो एग्जांपल था यहां पर तो ये कंडीशन ही नहीं हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, बिकॉज एक करंट कैरिंग कंडक्टर तो न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है ही नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड किसी स्टैटिक चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता है। चलिए अब इसी एग्जांपल को फिर से लिखते हैं, अब लेकिन कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या कंडीशन चेंज करेंगे, ये हमारा कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा था, और ये जो चार्ज है, इस चार्ज को भी हम लोग मूव करेंगे विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी इसका दे दिया गया। अब ये रेस्ट में नहीं है, इसको एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया गया और वो वेलोसिटी v है, ठीक है। अब अगर इस पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो नहीं हो सकता है बच्चों, बिकॉज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जीरो है, बिकॉज कंडक्टर हमारा न्यूट्रल है। तो अब इस पर अगर फोर्स लग रहा है, मतलब ये थोड़ा आगे बढ़ के अगर अपने पाथ से बेंड कर जा रहा है, इस पर अगर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स किसके कारण लगेगा, वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा, क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, लेकिन पहले ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्यों नहीं लगा पा रहा था, इसलिए नहीं लगा पा रहा था क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक चार्ज था, यहां पर स्टैटिक चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगा नहीं पाएगा। स्टैटिक चार्ज पर अगर कोई फोर्स लगा पाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, इसलिए इस चार्ज पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स लग रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड के कारण। लेकिन जैसे ही ये चार्ज मूव करने लगा तो उस पर एक फोर्स लगने लगा, वो अपने पाथ से डेविएट हो गया। वो फोर्स क्यों लगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी यहां पे जीरो है। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कब फोर्स लगा पाया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैन exert force on moving charge, किस पे फोर्स लगा सकता है, मूविंग चार्ज पे लगा सकता है। इस पॉइंट को दिमाग में आपको एकदम कस के लॉक कर देना है, चार्ज अगर मूविंग है तभी मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स लगा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा सकता है, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q, और ये Q चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। दिस इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड अगर वहां पर B है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर B है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज Q पर जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उस पर बी क्यू वी साइन थीटा फोर्स लगाएगा, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ उसको भी डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये हो गया B, ठीक है। अब वो चार्ज को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, और वो चार्ज इस डायरेक्शन में मान लेते हैं मूव कर रहा था, ठीक है, विद वेलोसिटी v, एंड चार्ज इज q, वो चार्ज है q, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा था। तो इस वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज v cos थीटा, और एक आएगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज v sin थीटा, सॉरी दैट इज v sin थीटा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है F, दैट इज प्रोपोर्शनल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो ज्यादा लगेगा। ठीक है। दूसरा, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली है कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। किस कॉम्पोनेंट पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी का उस कॉम्पोनेंट पे डिपेंड करता है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर इस तीनों एक्सप्रेशन को हम लोग एक साथ लिखें तो दिस इज F प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा, राइट। एंड हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने से कांस्टेंट आता है, मतलब कांस्टेंट K आया, बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है। तो हियर K इक्वल टू 1 हो जाता है। सो हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया? F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, क्या आ गया? बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो कैसे लिखेंगे? F वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर Q जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, बाहर कर दिए, और यहाँ पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? थीटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल था। और आप लोग जानते हैं जब किसी भी चीज का डेफिनेशन में साइन थीटा आता है तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे ए बी साइन थीटा, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पर हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। So this is the vector form of the magnetic force due to a magnetic field on a moving charge. ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है। अब देखिए यहां पे दो चीजें और हमें जाननी है कि एक चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अगर वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है और रेस्ट में है, मतलब मान लीजिए यहां मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, और चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है, तो क्या इस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स यहां पे 0 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन सोचिए कि ये चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, फिर भी मैग्नेटिक फोर्स 0 आ रहा है। ऐसा क्या संभव है कि एक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है बट फिर भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 0 है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर ये हमारा चार्ज हो गया, वो ऐसे मूव कर रहा है एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, दैट मीन्स चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्योंकि चार्ज अगर इधर मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी वेक्टर भी इधर ही रहेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री, एंड वी नो साइन 0 इज 0। इनफैक्ट अगर ऐसा भी हो कि इधर मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, और जो चार्ज है वो इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज मूव कर रहा है इधर, तो यहां पर एंगल कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में 180 डिग्री एंगल बना रहा है, साइन 180 इज अगेन 0। मतलब अगर चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, सो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने का दो रीजन हो सकता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टैटिक है तब भी उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और अगर वो मोशन में है इन द डायरेक्शन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा, ये मान लीजिए हमारा चार्ज है, क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों आपस में अगर परपेंडिकुलर रहता है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर रहेगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, एंड दैट टाइम द मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम। और कितना फोर्स होगा? F इज इक्वल टू बी क्यू वी आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि थीटा हमारा 90 डिग्री है, वैसे भी अगर 90 डिग्री नहीं भी मानेंगे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है तो उसका वो तो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। तो अभी यहां से अगर हम बी का डायमेंशन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू वी हो जाएगा, एफ बाई क्यू वी हो जाएगा। बी का डायमेंशन अगर निकालना चाहें तो बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी हो जाएगा। एफ मतलब क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, मतलब एम्पियर इंटू टी हो गया। और वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है। सो ये क्या आ जाएगा, एक एल एल यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, एम, ठीक है, ये टी ऊपर चला जाएगा, तो टी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस वन, ठीक है, सॉरी टी माइनस टू बचेगा बिकॉज टी और टी माइनस वन कैंसिल, और ए माइनस वन आ जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऊपर में आ जाएगा न्यूटन, नीचे क्या आ जाएगा, चार्ज का क्या होता है, चार्ज का हम लोग कूलम लिखते हैं, है ना, और कूलम को हम लोग करंट इनटू टाइम मतलब एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा एम्पियर इनटू सेकंड, और वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। सो सेकंड एंड सेकंड गेट्स कैंसिल, है ना, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड टेस्ला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला, टेक्ला नहीं बोल देना, है ना, टेस्ला। ये निकोला टेस्ला के नाम पे रखा गया, रिनाउंड साइंटिस्ट, है ना, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, उनके नाम पर ये रखा गया है टेस्ला। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसको बहुत जगह पे ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलम और इसका हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कूलम बाय सेकेंड, कूलम बाय सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर हो जाएगा। सो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर ऐसे भी आ गया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये था अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, उसका ये है डायमेंशनल फॉर्मूला और ये है उसका यूनिट। तो अब हम लोग एक चीज और देखेंगे कि इसका मतलब अगर मान लीजिए कि एक चार्ज Q है और ये चार्ज Q मूव कर रहा है, ठीक है, इन मोशन विद वेलोसिटी v, ठीक है, वेलोसिटी v के साथ मोशन कर रहा है, और मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल उंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, ठीक है। तब क्या इस पर फोर्स लगेगा, मतलब अगर कोई चार्ज मोशन में है तो कौन फोर्स लगाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिर्फ फोर्स लगा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा। सो कंबाइंड फोर्स जो लगता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू एंड इट इज वी क्रॉस B, दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लॉरेंज फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज फोर्स, ऑरेंज नहीं लॉरेंज, ठीक है, लॉरेंज फोर्स। और ये जो है इसको कभी कभी हम लोग ये भी पढ़ते हैं, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज फोर्स भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है, यहां तो समझ में आया। तो ये हो गया कंबाइंड इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब अगर मान लेते चार्ज रेस्ट में है तो V जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारा जीरो आ जाएगा, तो सिर्फ वहां पर Q इंटू ई बचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही वहां नहीं है तब तो उस पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा ना मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, अगर चार्ज रेस्ट में है तो। और अगर चार्ज मोशन में है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों के कारण लगेगा, ठीक है, बात समझ में आया। सो ये था मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए और फिर हम लोग बात करेंगे अदर एस्पेक्ट्स के बारे में कि अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे चार्ज जो मूव करेगा उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है, और इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस है उस पर भी डिस्कस करेंगे ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल का फायदा मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।